हमने टॉपिक लिया है लाइन्स एंड एंगल। तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक रे है और उसी वर्टेक्स से जहाँ से एक्चुअली जो एक रे ओरिजिनेट हो रहा है, अगर वहाँ वहीं से भी और एक रे अगर ओरिजिनेट हो गया तो इन दोनों के बीच में जो भी बनता है तो उसको कहते हैं एक एंगल। तो एंगल एक्चुअली क्या होता है, एंगल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर आपका एंगल मान लीजिए 0 डिग्री से हो सकता है, अगर आपका एंगल मान लीजिए एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो इसको एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपका एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसको राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। अगर उसी केस में अगर मान लीजिए आपका एंगल 180 तक है और 90 से आगे है, 90 से आगे है और 180 तक है डिग्री तक, तो इसको कहेंगे ऑब्स्ट्यूज एंगल, ऑब्स्ट्यूज एंगल। अगर मान लीजिए आपका एंगल जो है 180 डिग्री है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अगर मान लीजिए आपका एंगल जो है वो एक्चुअली 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगर मान लीजिए आपका जो एंगल है वो इक्वल टू 360 डिग्री है तो इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। ओके, इसको बोल देंगे कंप्लीट एंगल। देखिए एक्चुअली अगर मान लीजिए 0 एंगल है तो आपको ये 0 एंगल दो रे एक के ऊपर एक रहेंगे तो ये रहेगा 0 एंगल। ओके, अब इसको 0 ऐसे भी कह सकते हैं, 0 एंगल। वही मान लीजिए अगर आपका एंगल ऐसे है तो इसको कहेंगे राइट एंगल, यानी कि दो जो रे है उसके बीच में कितनी होगी ये एंगल तो होगा 90 डिग्री। अगर मान लीजिए अगर आपका एंगल ये मान लीजिए आपका 90 है और 90 से कहीं भी मान लीजिए आपका एंगल यहाँ भी हो सकता है या इवन यहाँ भी हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्यूट एंगल, इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। मान लीजिए आपका एग्जैक्टली जो एंगल है, तो मान लीजिए ये आपका 90 है लगभग, ये आपका 90 है, लेकिन आपका एंगल क्या है कि 180 से भी कम होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ इस यहाँ में इस रीजन में कहीं भी अगर आपका रे आ रहा है, यहाँ भी आ सकता है, तो इन सारे एंगल को जो यहाँ से यहाँ से गिनेंगे तो इसको कहेंगे ऑब्स्ट्यूज एंगल, ऑब्स्ट्यूज एंगल। अगर मान लीजिए आपका जो एंगल है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ रहा है एक रे और यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ये आपका 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से मान लीजिए आपका एंगल यहाँ बन सकता है, इवन यहाँ बन सकता है, यानी कि ये जो रीजन है यहाँ से 360 तक यहाँ भी आपका आ सकता है रे, या यहाँ आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगर मान लीजिए आपका एंगल एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आ रहा है लेकिन एक मान लीजिए पूरा घूम के आ रहा है, तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो यानी कि बहुत सारे प्रकार के एंगल है कि जैसे 0 एंगल से स्टार्ट होगा, फिर 0 के बाद एक्यूट, पहले आएगा 0 के बाद होगा एक्यूट के बाद रहेगा राइट एंगल, राइट एंगल के बाद रहेगा ऑब्स्ट्यूज, उसके बाद क्या आएगा स्ट्रेट एंगल, उसके बाद क्या आएगा रिफ्लेक्स एंगल, और उसके बाद आएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री, 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम जो एंगल है वो हो जाएंगे 360 डिग्री तक। तो हमारा कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है,
अगर इन दोनों एंगल का अगर हम सम करते हैं, अगर वो सम अगर आपका 90 डिग्री दार है, कोई भी एंगल है दो, मान लीजिए ये कोई तो एंगल है जो x है, वो दूसरा एंगल है कि जो है y, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इसका अगर टोटल इन दोनों का अगर 90 आ रहा है तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीन फॉर एग्जांपल अगर हम पेयर करें तो पेयर कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए 20 रहेगा तो 20 का पेयर रहेगा 70, अगर 70 लेते हैं तो उसका पेयर रहेगा 20, अगर 10 लेते हैं तो उसका पेयर रहेगा 80, 80 लेते हैं तो उसका पेयर रहेगा 10, अगर मान लीजिए कोई एंगल लेते हैं 0 तो 0 का पेयर रहेगा 90, अगर कोई 90 एंगल लेते तो उसका पेयर रहेगा 0, कोई 45 लेते तो 45 का पेयर होगा 40, 30 लिया तो उसका पेयर होगा 60, अगर कोई 60 लिया तो उसका पेयर होगा 30, 20 लिया तो उसका पेयर होगा 70, 70 अगर एंगल लिया फर्स्ट तो उसका पेयर होगा 20, अगर 30 लिया 40 लिया तो 40 का पेयर होगा 50। तो ये अलग अलग पेयर है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, यानी कि इन दोनों का टोटल 90, इन दोनों का टोटल 90, इन दोनों का टोटल 90, तो सभी जो टोटल 90 है तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कंसेप्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोई एंगल x है और दूसरा एंगल y है, अगर इन दोनों का टोटल अगर 180 डिग्री दार है तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यानी कि कोई एंगल, मान लीजिए ये एंगल है जो मान लीजिए x है और कोई एंगल दूसरा है जो ये एंगल y है, अगर इन दोनों का टोटल करते हैं, अगर उसका टोटल अगर 180 डिग्री दार है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होता है, तो फॉर एग्जांपल 30 है तो 30 का पेयर आएगा 150, अगर कोई 150 एंगल है तो उसका पेयर हो जाएगा 30, कोई 20 है तो 20 का पेयर आ जाएगा 160, 160 का पेयर आ जाएगा 20, अगर 10 लिया तो 10 का पेयर हो जाएगा 170, 70 है तो 70 का पेयर हो जाएगा 170, अगर मान लो 40 लिया तो 40 का पेयर हो जाएगा 140, 140 का पेयर हो जाएगा 40, अगर 50 लिया मान लीजिए 50 का पेयर हो जाएगा 130 और 130 का पेयर हो जाएगा 50, 60 लिया तो 60 का पेयर हो जाएगा 120 और 120 का पेयर हो जाएगा 60। तो अगर आप किसी भी पेयर के अगर यहाँ जो पेयर एंगल दिए उसके अगर टोटल देंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये जो टोटल है जिसका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री है, दो एंगल का सम 180 आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, मान लीजिए दो एंगल है आपके पास, तो एंगल x प्लस एंगल y, तो एंगल x प्लस एंगल y का टोटल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम एंगल y की बात करें तो एंगल y हमेशा क्या आएगा 90 माइनस एंगल x आएगा। वैसे ही अगर हम एंगल x की बात करें तो एंगल x हमेशा क्या आएगा 90 माइनस एंगल y। तो आपको याद रखना है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल हमेशा 90 माइनस दूसरा जो एंगल है उसके टोटल होते हैं। वैसे ही अगर हम सप्लीमेंट एंगल की बात करें तो सप्लीमेंट एंगल में क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो वैसे ही अगर हम एंगल x की अगर सप्लीमेंट की बात करें तो एंगल x जो होगा उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 180 माइनस एंगल y ये होगा। वैसे ही हम एंगल y की बात करें सप्लीमेंट के लिए तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल x। तो ये भी आपको याद रखना है रिजल्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ केस लेते हैं, मान लिया अगर 30 लिया ये एंगल कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू अगर 90 है तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 60 डिग्रीज ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ की केस देते हैं, अगर मान लीजिए ये एंगल 30 दिया है, एंगल y हमें पता नहीं है, तो अगर 180 डिग्रीज कर दे तो एंगल y क्या हो जाएगा, एंगल y हो जाएगा 180 माइनस एंगल x है एंगल 30, तो ये एंगल y हो जाएगा एंगल 150। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें और मान लीजिए दोनों एंगल क्या है, बोथ एंगल्स आर एक्यूट। अगर हम ऐसे कंसिडर करते हैं, इज इट पॉसिबल, तो करके देखते हैं। तो जो एक्यूट एंगल होते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है 90 से नीचे, तो हम 89 पकड़ लेते हैं। तो 89 प्लस 89, तो 89 प्लस 89 अगर करते तो ये कितना हो जाएगा 9 9 8 आ जाएगा, हो जाएगा 178। तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, तो 178 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम दोनों एक्यूट एंगल की बात करें तो वो कभी 180 नहीं कर पाएगा, तो यानी 180 से हल्का सा कम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, बोथ एंगल्स अगर एक्यूट है वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना पाते। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देते हैं, बोथ
एंगल्स आर ऑब्स्ट्यूज। तो इसमें क्या है, देखिए मिनिमम एंगल कितना होगा, 90 से ऊपर रहेगा। तो अगर हम 90 से ऊपर मान लीजिए 91 लेते हैं, पहला एंगल भी 91 लेते हैं और दूसरा एंगल भी 91 लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 180 डिग्री। यानी कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है 180 से ऊपर जा रहा है। तो यानी कि इस केस में, एक्यूट के भी केस में सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता अगर दोनों एक्यूट है। दोनों अगर ऑब्स्ट्यूज है तो भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना पाएंगे। अगर हमारे दोनों एंगल अगर राइट एंगल्स है तो क्या वो सप्लीमेंट्री बना पाएंगे, सप्लीमेंट्री। तो एक्चुअली देखिए, अगर बहुत राइट एंगल रहेगा तो एक एंगल रहेगा 90 डिग्रीज, दूसरा एंगल रहेगा वो भी रहेगा 90 डिग्री, तो उसकी टोटल क्या आती है 180 डिग्रीज। यस, तो ये क्या है, अगर आपके दोनों एंगल अगर राइट एंगल्स रहेंगे तो क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल वो बना पाएंगे। लेकिन अगर वो एक्यूट रहेंगे तो भी वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना पाएंगे। दोनों ऑब्स्ट्यूज रहेंगे तो भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना पाएंगे। अगर हम पेयर ऑफ लाइन्स की बात करें तो क्लास 10 तक हमें एक्चुअली दो प्रकार की लाइन मिलेगी। तो पहली लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो यानी कि इसका मतलब क्या, अगर आपके पास मान लीजिए ये कोई लाइन है, दूसरा कोई लाइन है, तो लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रही है, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरी लाइन क्या हो सकती है, पैरेलल लाइन। यानी कि अगर हम दो लाइन लिया तो क्या हो सकता है, एक दूसरे को मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, वो पैरेलल हो सकती है, लाइक दिस। तो इसमें क्या रहता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या अदरवाइज आपकी पैरेलल लाइन ऐसे हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है या वर्टिकल हो सकती है। तो यहाँ भी एक्चुअली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जाएगा h, यहाँ भी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जाएगा h। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके ये जो है स्लैंटिंग पोजीशन में आपके पैरेलल लाइन्स है, तो यहाँ भी एक्चुअली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा h, यहाँ भी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जाएगा h। या आपकी एक्चुअली जो लाइन्स है वह ऐसे भी पैरेलल हो सकती है, तो यहाँ भी एक्चुअली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा h, और यहाँ भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा h। जो पैरेलल लाइन होती है तो हमेशा दो लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ट्रांसवर्सल लाइन की बात करें तो ट्रांसवर्सल लाइन कैसी लाइन है, मान लीजिए आपके एक पेयर ऑफ लाइन लीजिए, आप पैरेलल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पैरेलल ले लिए, अगर उस लाइन को, दोनों लाइन को एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर कट करने वाली ये लाइन है, तो अगर मैं लाइन एल कहूँ और ये लाइन ए है, सपोज ये लाइन बी है, तो लाइन ए और बी को कट करने वाली जो लाइन है एल कि जो बी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है और ए को भी, लाइन ए को भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसको कहते हैं लाइन एल को ट्रांसवर्सल लाइन। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपकी जो लाइन है जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो अगर आपकी कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस लाइन को अगर मान लीजिए यहाँ से एग्जैक्टली कोई अगर लाइन पास करती है, तो लाइन आपकी ए मान लीजिए ये है, ये लाइन बी है और ये लाइन मान लीजिए एल है, तो लाइन ए को भी एक्चुअली एल क्या कर रही है, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, एंड लाइन बी को भी ये लाइन एल क्या कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। तो लाइन जो एल है तो इसको इस केस में क्या कहेगा, ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ लाइन ए एंड बी। और यहाँ भी इस लाइन को, लाइन एल को कहा जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ लाइन ए एंड बी। कंसेप्ट है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने एक्चुअली एक लाइन लिया है ए, दूसरा लाइन लिया है बी, और ये मान लीजिए ये लाइन लिया है एल। तो एल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है फॉर एंगल ए, फॉर लाइन ए एंड फॉर लाइन बी। तो देखिए यहाँ एक्चुअली ये जो लाइन है, लाइन ए और लाइन एल, तो ये लाइन एल है एग्जैक्टली, एल डैश लिखते हैं, एल एल डैश। तो ये कर रहे हैं, यहाँ एक एंगल बना रहा है, तो एंगल कहाँ बन रहा है, ये इस लाइन के ऊपर बन रहा है। तो वैसे ही इस लाइन को ये अगर एल अगर कट कर रहे हैं तो इस लाइन के ऊपर भी एक एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बी ए और एंगल बी, इनको क्या कहा जाएगा, तो इस दोनों लाइन के ऊपर है तो इसको कहा जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही अगर हम नीचे के एंगल की बात करें तो इसको अगर मान लीजिए, मान लो एंगल सी, और यहाँ भी नीचे के साइड में एक एंगल बना है डी, तो इसको क्या कहा जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वैसे ही अगर हमने क्या लेफ्ट साइड में देखा, लाइन के लेफ्ट साइड में देखा, अगर हमें राइट साइड में देखना है यानी कि इस साइड देखना है, तो अगर मान लो अगर हमने ये एग्जैक्टली जो है एंगल, तो ये यहाँ मान लीजिए हमने एंगल ई कहा उसको, तो यहाँ भी इसको एंगल एफ कहा, तो ई और एफ ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ 1 2 3
यहाँ मान लीजिए जी है और यहाँ एच है, तो ये जी और एच ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, ई और एफ लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर, ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। हमने कंसेप्ट लिया है इंटीरियर एंगल का। तो मान लीजिए ये हमारा लाइन ए है, ये है बी और ये है एल, और ये मान लीजिए एल एल डैश है, ये ए डैश है, ये बी बी डैश लाइन है आपका। तो अगर मान लीजिए ये जो एंगल है, ये जो बाहर बन रहा है एंगल, तो इसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। ये भी एंगल एक्चुअली लाइन के बाहर बन रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही एक्चुअली ये जो एंगल है लाइन के बाहर बन रहा है, इसको भी एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। और ये भी है एंगल जो लाइन के बाहर बन रहा है। तो लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है कि इधर भी अलग से एंगल बन रहा है। मान लो ये एंगल अंदर बन रहा है, ये एंगल अंदर बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंटीरियर एंगल। और ये भी एंगल कहाँ बन रहा है, मान लीजिए ये एंगल कहाँ बन रहा है, अंदर बन रहा है, ये भी एंगल कहाँ बन रहा है, अंदर, तो इसको कहेंगे इंटीरियर एंगल। तो यानी कि एक साइड वाले जो है इसको कहेंगे इंटीरियर एंगल, इसको भी क्या कहेंगे, इंटीरियर। यानी कि ये जो है एक्स वाई और यहाँ भी नीचे मान लो एक्स डैश वाई डैश इसका नाम देते हैं, तो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश या एक्स वाई या एक्स डैश वाई डैश, ये टोटल का जो पेयर है तो क्या है, वो इंटीरियर एंगल्स का आ गया। उसके बाद क्या आता है कि एक्चुअली जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो मान लीजिए ये जो एंगल है, तो जिसको हम स्टार करते हैं, तो ये जो है, तो ये जो एंगल है, तो ये एंगल जो है स्टार वाला और ये इधर, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर हम इसको मान लीजिए यहाँ से हमने डॉट से ऐसे दिखाते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, इसको भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर मान लीजिए मैं इस एंगल को मान लो P कहता हूँ और इस एंगल को भी y डैश के आ जाए P कहता हूँ, तो ये जो एंगल है, तो ये एंगल को क्या कहेंगे, ये एंगल को P, और यहाँ भी एक्चुअली जो P है इसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मान लीजिए ये जो एंगल है, यहाँ इसको हमने मान लीजिए Q नाम दिया, और ये जो एंगल है इसको भी हमने Q नाम दिया सपोज, तो ये जो एंगल है Q और Q, तो ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो यानी कि इस एंगल में कौन कौन से एंगल आते हैं, तो इंटीरियर एंगल आते हैं, एक्सटर्नियर एंगल आते हैं, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आते हैं, उसके बाद आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और क्या आता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। हम क्या करेंगे, अभी ड्राइंग निकालेंगे प्रॉपरली और फिर देखेंगे ये सारे एंगल। यहाँ हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है इंटीरियर एंगल निकालना। तो एक्चुअली ये क्या है, 3 5 6 3 तो ये एंगल क्या हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया। जो भी लाइन के अंदर बनते हैं ये हो गया इंटीरियर एंगल। उसके बाद हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, देखिए ये जो 1 है 2 है जो लाइन के बाहर बन रहा है, 1 2 8 7, यानी कि 1 2 8 7, तो ये एंगल क्या बने, तो ये एक्सटीरियर एंगल बने। उसके बाद हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होने चाहिए, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे। तो ये जो एंगल 1 है और एंगल 5 है, तो ये पहला पेयर हो गया एंगल 1 एंगल 5, ये हो गया करस्पॉन्डिंग। वैसे ही दूसरा पेयर क्या हो गया, एंगल 4 एंगल 8। तीसरा पेयर क्या है, एंगल 2 एंगल 6। चौथा पेयर क्या हो गया, एंगल 3 एंगल 7। तो ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग पेयर्स हो गए। क्या है कंसेप्ट कि अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली 1 जो है तो 1 का अपोजिट 3 है, तो 1 3 ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है। और एक्चुअली क्या है 2 ये एक्चुअली एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर क्या है 2 4, तो ये अपोजिट एंगल्स है। तीसरा क्या है 5 7, ये अपोजिट पेयर है। और चौथा पेयर क्या है 6 8, तो ये एंगल क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स हो गए। वैसे ही अगर हम मान लीजिए देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर
एंगल्स। तो अभी हम यहाँ 1 निकालते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो अल्टरनेट जो एंगल है तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर के एंगल हो गए, तो ये होगा 1 कॉमा, यहाँ होगा 6 और यहाँ होगा 2 कॉमा, यहाँ 2 कॉमा नहीं 1,7 आना चाहिए, 1,7 और 2,8 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 1,7 एंड 2,8, ये क्या हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। ओके, तो दो ही पेयर बन रही है यहाँ। और अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर्स की बात करें, इंटीरियर एंगल्स, मान लीजिए अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर के एंगल की बात करें तो यहाँ जो एंगल 4 है, तो फर्स्ट जो पेयर बनेगा, तो फर्स्ट पेयर रहेगा एंगल 4,6 का। और अगर हम दूसरा पेयर निकालते हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर का रहेगा, तो ये रहेगा 3,5 का। तो एंगल 3 और 5 क्या है, 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 4,6 यानी कि एंगल 4 एंगल 6 क्या है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा 1 और एंगल 1 एंगल 7 और यहाँ एंगल 2 एंगल 8। तो ये एंगल हो गए इंटीरियर हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया, क्या करस्पॉन्डिंग भी हो गया। तो ऑलमोस्ट हमने सभी एंगल कवर कर लिए है। और इसमें रहता है कि लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कौन सा एंगल आता है कि जिसके टोटल लीनियर पेयर एंगल्स। तो जो लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल आएंगे, अगर हम 1 की बात करें तो 1 किसके साथ पेयर में आता है, 2 के साथ। 1 किसके साथ आता है पेयर, 4 में। अगर हम 2 की बात करें तो 2 आता है 3 के साथ, 2 आता है 1 के साथ। अगर हम 3 की बात करें तो 3 किसके साथ आता है, 2 के साथ, और 3 आता है 4 के साथ। तो ये अलग अलग पेयर है। इवन हम 4 की बात करते हैं तो 4 का पेयर आएगा 3 के साथ एंड 4 का पेयर आएगा 1 के साथ। तो आप वैसे ही यहाँ भी निकाल कर देख सकते हैं। तो ये आपको लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का टोटल कितना आता है 180 डिग्री। पैरेलल लाइन का क्या कंसेप्ट होता है, मान लीजिए आपके पास कोई तो 2 पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइन के साथ कोई तो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसमें एक्चुअली क्या ये रहता है प्रॉपर्टी, तो ये जो एंगल रहता है लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे और लाइन के नीचे, तो ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या होता है, हमेशा इक्वल रहता है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ का एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, और वैसे मान लीजिए यहाँ का एंगल रहेगा, तो ये एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं उसमें, पैरेलल लाइन में इक्वल रहते हैं। वैसे ही अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मान लीजिए ये 2 पैरेलल लाइन है, इसको हमने ट्रांसवर्सल निकाल दिया। तो ये जो इंटीरियर की बात है, तो इंटीरियर एंगल ये है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इस एंगल को अगर हम स्टार कहते हैं तो इस एंगल को भी स्टार वैल्यू आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इंटीरियर के इक्वल रहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर एक्सटर्नल एंगल की बात करें, एक्सटर्नल इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल की बात करें तो देखिए, अगर मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए डॉट रहेगा इसका वैल्यू, तो इसका भी वैल्यू क्या रहेगा, तो डॉट रहेगा। अगर मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू अगर एक स्टार रहेगी तो इस एंगल की भी वैल्यू स्टार रहेगी। तो ये पैरेलल लाइन में होता है। अगर हम कोई इंटीरियर की बात करें तो जब भी मान लीजिए ये 2 पैरेलल लाइन निकाली, ये हमने ट्रांसवर्सल लाइन निकाली, तो ये एंगल क्या है, ये एंगल और ये एंगल, तो ये क्या है, ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं कोई इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, तो ये इनका सम हो जाएगा 180 डिग्रीज। वैसे ही मान लीजिए ये कोई तो एंगल ए है, ये एंगल बी है सपोज, तो ये क्या रहेगा, तो इन दोनों का भी सम क्या आएगा 180 डिग्रीज। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो, पैरेलल और ट्रांसवर्सल से कट कर रही है तो। लीनियर पेयर एंगल सम, ये एक्चुअली इसमें पैरेलल लाइन होने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा भी एंगल अगर लीनियर पेयर है तो क्या होता है, उसका सम हमेशा 180 रहता है। तो अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, तो ए का टोटल यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस डी हो जाएगा। और दूसरा क्या है, बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस ए, ये एंगल हो जाएगा। यानी कि जो भी लीनियर पेयर है, तो यानी कि अगर हम सी के साथ करते हैं सी प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी,
और ये हमेशा कितना आएगा, ये 180 डिग्री आएगा। ये क्या है, 180 डिग्री आएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। वैसे ही अगर हम डी के साथ करें तो डी प्लस ए इक्वल टू डी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। तो लीनियर पेयर की टोटल हमेशा 180 डिग्री आती है। उसके बाद हमारा कंसेप्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें भी एक्चुअली जब भी मान लीजिए दो भी लाइन कभी इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए एक्स है तो ये नीचे का भी एंगल एक्स हो जाएगा। अगर ये एंगल मान लीजिए वाई है तो ये एंगल हमेशा वाई हो जाएगा। वैसे ही क्या है कि मान लीजिए अगर आपने एक पैरेलल लाइन ऐसे बनाई, ये पैरेलल लाइन ऐसे बनाई और ये मान लीजिए ये एंगल अगर 1 है तो ये इस एंगल को भी 1 होना पड़ेगा। अगर ये एंगल 2 है तो इस एंगल को भी 2 होना पड़ेगा। जैसे ही अगर 3 एंगल है तो इसको भी 3 होना पड़ेगा। और ये अगर एंगल 4 है तो इसको भी 4 होना पड़ेगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये कुछ पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज़ है, आपको याद रखनी है।